हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 7 और 8 अगस्त को टीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप लोगों को पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को देखना चाहिए। तो यही मेरा उद्देश्य था कि इस वीडियो को लाने का, कि इसमें कई क्वेश्चंस मैंने ऐसे रखे हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विनियोग पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय दर अपॉन 100, ये किसका फॉर्मूला है? यानी यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है, क्या वो औसत लाभ का है, सामान्य लाभ का है, अधिलाभ का है, या समायोजित औसत लाभ का है। ये टीजीटी 2009 के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये दोस्तों जो आंसर है इसका वो है सामान्य लाभ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये सामान्य लाभ का है, यानी इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ आपसे तो यानी नॉर्मल प्रॉफिट। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है। यानी नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ कहा जाता है हिंदी में, और कैपिटल एम्प्लॉयड को विनियोग पूंजी और सामान्य प्रत्याय दर को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि ख्याति की गणना हेतु, यानी ख्याति मतलब गुडविल, गुडविल की गणना हेतु सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में सामान्य प्रत्याय की दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से गुणा करके किससे भाग देना पड़ता है? 100 से भाग देना पड़ता है परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये है कि सामान्य लाभ का फॉर्मूला यानी नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसी प्रकार अगर आप औसत लाभ की गणना करना चाहते हैं, एवरेज प्रॉफिट की गणना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुल लाभ की राशि में लाभ के वर्षों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो इसका अर्थात यानी औसत लाभ का फॉर्मूला होता है सभी वर्षों के लाभ की राशि जोड़ ली जाती है और डिवाइड दे दिया जाता है लाभ के वर्षों की संख्या से। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, उसमें ये भी दे दिया है कि सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें होता है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। दूसरा है 87, मतलब नंबर पे मत जाइएगा, ठीक है, नंबर इसके आगे पीछे हैं क्वेश्चंस के। नाउ एक कंपनी की पूंजी, एक कंपनी की जो कैपिटल दे रखी है वो 1 लाख रुपए है। उसका विक्रय, विक्रय मतलब क्रय विक्रय होता है ना, परचेज सेल्स, तो विक्रय मतलब सेल्स पर लाभ 8% है। बिक्री पूंजी का 5 गुना है, मतलब सेल्स जो है वो कैपिटल का 5 टाइम्स है। और विनियोग पर लाभ क्या होगा ये पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे परसेंटेज बतानी कितना आएगा, तो इसका ऑप्शन डी है 40%। अब कैसे आएगा देखिए दोस्तों, यानी कंपनी की पूंजी कितनी दे रखी थी, बोलोगे 1 लाख रुपए की दे रखी थी सर, और विक्रय पर लाभ की दर कितनी दी है, यानी सेल्स पर प्रॉफिट का रेट क्या दे रखा है, बोलोगे 8% दिया हुआ है। और बिक्री का ये क्या गिवन है कि पूंजी का 5 टाइम्स है, यानी कैपिटल का 5 टाइम्स है सेल्स। तो देखो कैपिटल आपके पास कितनी है 1 लाख रुपए, और उसका 5 गुना करोगे तो 5 लाख हो जाएगा, यानी कि सेल्स आपकी आ गई 5 लाख रुपए। और 5 लाख का अगर आप 8% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाभ, आपको लाभ भी पता चलेगा, और लाभ कितना मतलब प्रॉफिट कितना पता चल जाएगा, 40,000 रुपये आ जाएगा। अब इसका आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, भैया सबको आता है कि प्रॉफिट को रखा जाएगा ऊपर 40,000 रुपये को, और 1 लाख रुपए जो कंपनी की पूंजी थी, कैपिटल थी, उसको रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो आपका 40% आंसर आ जाएगा, यही होगा विनियोग पर लाभ का प्रतिशत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2010 में आया था। क्या था कि लाभों का पुनर्निवेश जितना अधिक होगा अंशधारियों के लिए लाभांश की मात्रा उतनी ही क्या होगी, शून्य होगी, ना तो कम होगी ना तो अधिक होगी या कम होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होगी। यानी लाभों का पुनर्निवेश जितना अधिक होगा अंशधारियों के लिए लाभांश की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यानी लाभों के पुनर्निवेश का आशय व्यवसाय में आय का पुनर्निवेश से है। यानी कि अर्थात जब एक व्यवसाय, जब एक बिजनेस अपने प्राप्त लाभ को, अपना जो उसने प्रॉफिट कमाया है बिजनेस ने, उसको पुनः दोबारा से व्यवसाय में ही निवेश कर दिया जा रहा है, दोबारा से ही इन्वेस्ट कर दिया जा रहा है, तो ऐसे लाभों को पुनर्निवेश यानी री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लाभों का पुनर्निवेश जितना अधिक होगा अंशधारियों यानी शेयर होल्डर्स के लिए लाभांश की मात्रा, प्रॉफिट की मात्रा कहीं ना कहीं उतनी ही कम हो जाएगी। ये सामान्य सी ऑब्वियस सी बात है, सब समझते हैं इस चीज़ को। आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज का सटोरिया नहीं होता है? तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्पेकुलेटर नहीं होता है ये पूछा गया है इसमें। तो क्या वो दलाल है, तेजड़िया है, मंदड़िया है या स्टैम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
तेजड़िया, यानी कि सॉरी तेजड़िया कह रहा हूँ, दलाल। ठीक है, दलाल जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टॉक एक्सचेंज का सटोरिया यानी स्पेकुलेटर नहीं कहा जाता है। तेजड़िया, मंदड़िया और स्टैम्प स्टॉक एक्सचेंज के सटोरिये होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं। यानी अगर ऑप्शन सी है, बी है और डी है, ये ऐसे हैं जो स्पेकुलेटर्स हैं, सटोरी हैं। जबकि दलाल यानी कि जो ब्रोकर है वो कहीं ना कहीं स्कंद विपणी का अधिकृत सदस्य होता है, मतलब कि एक ऑथराइज्ड मेंबर होता है स्टॉक मार्केट का, जो प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज़, इंग्लिश में इसको सिक्योरिटीज़ कहते हैं, तो जो सिक्योरिटीज़ का खरीद और बिक्री करता है, क्रय विक्रय करता है। ठीक है, और जो उसको बदले में क्या मिलता है, कमीशन प्राप्त होता है और रिटर्न में उसको कमीशन रिसीव होता है उसको। स्पष्ट है कि दलाल स्टॉक एक्सचेंज का सटोरिया नहीं है, साफ साफ पता लग रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जान चुके हैं। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर एक ऑथराइज्ड मेंबर है स्टॉक मार्केट का, और हु ट्रेड सिक्योरिटीज़, जो कि ट्रेड करता है, व्यापार करता है, किसमें? सिक्योरिटीज़ में व्यापार करता है, उनका खरीद बिक्री करता है और बदले में उसको कमीशन मिलता है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, पूंजी बाजार का मुख्य संगठक है। पूंजी बाजार का जो मेन एलिमेंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कैपिटल मार्केट का, वो क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है शीघ्रावती द्रव्य बाजार यानी कि क्विक टर्म मनी मार्केट। बी है स्टॉक बाजार यानी स्टॉक मार्केट। सी है बिल बाजार यानी बिल मार्केट, या बैंक ऋण बाजार या बैंक क्रेडिट मार्केट। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो, बाजार को इसमें ऑप्शन जो है बी यानी कि स्टॉक बाजार बिल्कुल सही है। बाजार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? बाजार को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार का आशय ऐसे बाजार की स्थिति से है जहां प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज़ का कहीं ना कहीं क्रय विक्रय किया जाता है। इसका मुख्य संगठक जो है यानी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक बाजार है, स्टॉक मार्केट है। इस बाजार का नियमन एवं नियंत्रण जो कंट्रोल है वो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट रेफर्स टू ऐसा मार्केट कंडीशन, ऐसी मार्केट कंडीशन वेयर सिक्योरिटीज़ को बॉट किया जाएगा, खरीदा जाएगा या सोल्ड किया जाएगा, और उसका जो मेन कंपोनेंट है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट है। इंडियन रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ दिस मार्केट इज डन थ्रू सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन कौन सा था? स्टॉक मार्केट। नाउ, भारतीय ओवर द काउंटर एक्सचेंज की स्थापना यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना है, वो भारत में हुई थी। और इस रूप में हुई थी, किस रूप में? एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में हुई थी। यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है कि भारत में ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना छोटी कंपनियों के अंशों को सूचीकृत करने के उद्देश्य से की गई थी माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को, यानी 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक कानून पास करके किया गया। बाद में 30 जनवरी 1992 को 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा दे दिया गया और लीगल हो गया, ये भी प्रदान किया गया। तो आप समझ गए कि सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, सेबी की स्थापना हुई और इसका प्रधान कार्यालय, सेबी की स्थापना मैंने अभी बताया कि 1988 में हुई थी और इसका जो कार्यालय है, प्रधान कार्यालय, वो मुंबई में है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना वर्ष 1988 में भारत सरकार गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा की गई और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, वो मुंबई में है माय फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी सही है। जब किसी सार्वजनिक उद्योगों के शेयर को बाजार में बेचा जाता है तब इसे कहा जाता है। जब किसी सार्वजनिक उद्योगों के शेयर को बाजार में हम बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। जब किसी सार्वजनिक उद्योगों के शेयर को बाजार में बेचा जाता है तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। दूसरे शब्दों में डिसइन्वेस्टमेंट का अभिप्राय सार्वजनिक उपक्रमों में, ठीक है,
सरकार के स्वामित्व वाले सभी या आंशिक अंशों को बेचने से है। इन अंशों को म्यूचुअल फंड्स, वित्तीय संस्थापकों, कर्मचारियों, एम्प्लॉय, साधारण जनता या किसी अकेले नीलामी देने वाले को बेचा जाता है, सेल किया जाता है। नाउ निम्न में कौन सी चल संपत्ति नहीं है? तो दोस्तों चल संपत्ति, चल और अचल दो संपत्तियां होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है देनदार, स्टॉक, पूर्वदत्त व्यय या जिसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, और कपड़े के व्यवसाय में फर्नीचर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी अलग, वो है फर्नीचर, जिसको आप फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और एक फिक्स्ड एसेट्स। तो अपना डी वाला ऑप्शन यानी फिक्स्ड एसेट बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य चल संपत्ति का आशय ऐसी संपत्ति से है जिसे एक वित्तीय वर्ष में तरल रूप में परिवर्तित किया जा सके। चल संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं? ठीक है, यहाँ पे जो है फिक्स्ड एसेट नहीं पूछा गया था, मतलब कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है, तो मतलब कौन सी चल संपत्ति नहीं है, तो कपड़े का व्यवसाय में फर्नीचर इसका सही हो जाता। और यहाँ पे करंट एसेट्स दिए हुए हैं आपको कई, तो जैसे कि कैश इन हैंड हो जाएगा, कैश एट बैंक हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ये सब क्या होते हैं? करंट एसेट्स होते हैं। तो दो तरह के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे जो गिवन है वो करंट एसेट्स गिवन है, और इसमें पूछा गया था कि कौन सी चल संपत्ति नहीं है, तो भैया कपड़े के व्यवसाय में जो फर्नीचर है वो चल संपत्ति नहीं होता है। लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। लेनदारों को जो आपके दो तरह के होते हैं भाई, लेनदार होता है, देनदार होता है, ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं। तो लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। कुल संपत्तियों में वृद्धि हो जाती है क्या? कुल संपत्तियों में कमी हो जाएगी क्या? कुल दायित्वों में वृद्धि होगी या कुल दायित्व तथा कुल संपत्तियों में कमी होगी? तो कुल दायित्वों और कुल संपत्तियों में कमी हो जाएगी, यानी कि आपका एसेट्स और लायबिलिटीज़ टोटल में कहीं ना कहीं, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज़ में आपको डिक्रीजमेंट यानी थोड़ा रिडक्शन देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। लेनदारों को भुगतान के परिणाम स्वरूप कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी आती है। लेखांकन की द्विपक्ष यानी कि वो कौन सा कंसेप्ट की बात हो रही है? अवधारणा की, यहाँ पे डबल एंट्री कंसेप्ट की, ठीक है, कि कंसेप्ट्स आपने पढ़े थे, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस काफ़ी थे, मनी मेजरमेंट, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये मनी मेजर कंसेप्ट का है क्या, ये कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट का है, प्रूडेंस का है, ठीक है, कंसिस्टेंसी का है, कौन सी कन्वेंशन है इसमें। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप पढ़ के जाइए ज़रूर, क्योंकि कंसेप्ट्स और कन्वेंशन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाना है, एक या दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे लेखांकन की द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार किसी भी लेन देन से लेखांकन समीकरण के दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ता है ना। डेबिट के साथ साथ क्रेडिट पे भी प्रभाव पड़ेगा। दो पक्ष होते हैं ना भाई, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप यदि संपत्तियों में वृद्धि होगी तो दायित्व भी बढ़ेंगे, और यदि दायित्वों में कमी होगी तो संपत्ति भी घटेगी। अतः विकल्प डी जो है वो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नाउ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यहाँ पे बात हो रही थी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की। लेखांकन की द्विपक्ष अवधारणा मतलब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यदि औसत वसूली अवधि 15 दिन है और औसत पुस्तकीय प्राप्ताएं रुपये 45,000 हैं, तो कुल वार्षिक उधार बिक्री, इसको उधार लिख लेना, उधर आ गया ये, उधार बिक्री क्या होगी? ये टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोई कैसे करेंगे इसको, देख लीजिए। गिवन क्या क्या कि औसत वसूली अवधि दे रखी 15 दिन की, औसत पुस्तकीय प्राप्ताएं दे रखी 45,000 की, और तो कुल वार्षिक उधार बिक्री कितनी? भैया उधार बिक्री मतलब जो आपने क्रेडिट सेल करी होगी वो कहाँ आएगी? वो नीचे लिखी जाएगी, यानी 15, ठीक है, कुल वार्षिक उधार बिक्री क्या है उसका 15 दिन दे रखा है औसत, ठीक है, औसत वसूली अवधि, तो उसको 15 नीचे लिख लिया। और औसत पुस्तकीय प्राप्ताएं मतलब 45,000 जो दे रखा उसको ऊपर लिख लिया, और गुणा कर दिया 360 से, क्योंकि यहाँ पे 360 गिवन होगा, ठीक है, नहीं भी है तब भी इन्होंने 360 ले लिया। 360 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 45,000 अपॉन डिवाइड करा 15 से और मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, तो एक कट कुटा के जो है 10,80,000 रुपये आ गया कुल वार्षिक उधार बिक्री। यानी ऑप्शन ए जो है वो इसमें बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। कंपनी का कर पूर्व लाभ रुपये 2 लाख है, यानी बिफोर टैक्स जो है प्रॉफिट क्या आ रहा है? कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स कर पूर्व लाभ, ठीक है, कंपनी का कर, ठीक है, लाभ कितना दे रखा है? 2 लाख। यदि ब्याज आवर्त 5 है तो ब्याज की रकम कितनी होगी ये पूछ रहा आपसे। गिवन क्या क्या दिया है देखो, कर से पूर्व लाभ दे रखा है 2 लाख रुपए का,
ब्याज आवर्त अनुपात दिया है 5 का, ब्याज की रकम मालूम करिए। तो कैसे अब करेंगे, ब्याज आवर्त अनुपात का फॉर्मूला होता है कर से पूर्व लाभ अपॉन ब्याज की रकम। ब्याज आवर्त अनुपात रख लिया 5, कर से पूर्व लाभ रख लिया है ना 2 लाख रुपए का, ब्याज की रकम रख ली नीचे, ब्याज की रकम उधर लिख दिया, 5 नीचे आ गया, डिवाइड दिया, 40,000 आ गया। मतलब सही आंसर हो गया आपका 40,000 रुपये का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है कि यदि कुल बिक्री में 1 लाख रुपए, कुल बिक्री में शामिल नकद बिक्री रुपये 20,000, विक्रय वापस 7,000, 31 मार्च 1993 को बिक्री के लिए कुल देनदार यानी डेटर्स रुपये 9,000 तथा 31 मार्च 1993 को ही प्राप्य बिल रुपये 2,000 है, तो औसत भुगतान अवधि 1992-93 वर्ष के लिए होगी। तो क्या होगी इसको भी देख लो भैया। टोटल सेल्स दे रखी है आपको 1 लाख रुपए की, कैश सेल दे रखी है कितने की दे रखी 20,000 की, सेल्स रिटर्न 7,000 की, टोटल डेटर्स 9,000 के और बिल्स रिसीवेबल दे दिए कुछ 2,000 रुपये के। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगाना, अभी पीछे भी लगाया था हमने वही फॉर्मूला एवरेज कलेक्शन पीरियड का। क्या फॉर्मूला था कि एवरेज बराबर एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल इंटू 360, ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो। एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर होता है एवरेज रिसीवेबल अपॉन में नेट क्रेडिट सेल गुणा में 360। तो एवरेज रिसीवेबल कैसे आएंगे, यानी डेटर को और बीआर के यानी बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट को जोड़ दो, 9,000 और 2,000 जोड़ा 11,000 रुपये आ गया। नेट क्रेडिट सेल भी जोड़ ली, नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगी भैया, अब ये टोटल सेल दे रखी है, कैश सेल दे रखी है, तो क्रेडिट सेल पता करना कोई बड़ी बात है नहीं, 1 लाख में से 20,000 माइनस कर लो तो आ गया। और सेल्स रिटर्न भी हुई थी कुछ, वो कितने की हुई थी 7,000 रुपये की हुई थी, तो वो भी माइनस कर लिया। तो कुल मिला के 73,000 की ऐसी सेल हुई है जो नेट क्रेडिट सेल हुई है। अब तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए एवरेज रिसीवेबल को रख दो ऊपर 11,000 रुपये, और जो आपकी नेट क्रेडिट सेल यानी 73,000 रुपये आई है उसको रख दीजिए नीचे और गुणा कर दीजिए 365 से। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो कहीं ना कहीं 55 दिन आ जाएगा, तो यही ऑप्शन होगा आपका, यही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा चालू दायित्व नहीं है। चालू दायित्व नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट, ऋण पत्र, अदत्त वेतन या दे बिल। तो चालू दायित्व का आशय ऐसे दायित्वों से होता है जिसका भुगतान 1 वर्ष से कम अवधि में ही कर दिया जाता है, यानी कि उनको पे करना पड़ता है 1 ईयर के अंदर विद इन 1 ईयर। चालू दायित्व के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। अब कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, करंट लाइबिलिटी आ जाती है इधर कि क्रेडिटर भी आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ जाएगी, बिल्स पेबल भी आ जाएंगे, डिविडेंड पेबल भी आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल भी आ जाएगा। पर जो डिवेंचर हैं वो चालू दायित्व नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो जबकि ये जो डिवेंचर हैं वो दीर्घकालीन दायित्व हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और यहाँ पे आपसे करंट लाइबिलिटी की बात पूछ रहा था, चालू दायित्व की बात पूछ रहा था, तो मतलब चालू दायित्व नहीं है ये पूछ रहा था। तो हमारा चालू दायित्व नहीं है तो वो अपना ऋण पत्र यानी डिवेंचर नहीं है। जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट, अदत्त वेतन, दे बिल ये सब आपके क्या हैं, चालू दायित्व होते हैं। यहाँ पे भी गिवन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको निम्नलिखित मदें दी गई हैं। अब निम्नलिखित मदें कौन कौन सी दी गई हैं वो देख लीजिए। प्राप्य बिल, अल्पकालीन विनियोग, देनदार और अर्जित किंतु अप्राप्त ब्याज। तो तरलता के क्रम में निम्नलिखित कौन सी व्यवस्था सही है वो बतानी है आपको। क्या आप इसमें बता सकते हैं, देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, यानी कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, बी। देखो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है सी, यानी सी कैसे आंसर है, पहले आपको क्या है अल्पकालीन विनियोग आ जाएगा, पहले नंबर पे ही आ गया अल्पकालीन विनियोग, फिर दूसरे नंबर पे ही आ गया देनदार, फिर तीसरे नंबर पे क्या आ गया प्राप्य बिल आ गया, और चौथे नंबर पे आ गया डी। यानी फर्स्ट पे अल्पकालीन विनियोग बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन ये देनदार, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या ए ऑप्शन प्राप्य बिल, और उसके बाद फिर क्या डेटर्स वही अर्जित किंतु अप्राप्त ब्याज, यानी फोर्थ ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन। तो ये दिए गए विकल्पों में चालू संपत्तियों का तरलता अनुसार क्रम निम्नलिखित है। तरलता घटते क्रम में अल्पकालीन विनियोग पहले, फिर देनदार, फिर प्राप्य बिल और लास्ट में अर्जित किंतु अप्राप्त ब्याज, यानी जिसको आपने अर्न कर लिया है पर अभी रिसीव नहीं हुआ है, ऐसा इंटरेस्ट। यदि विक्रय रुपये 18,000 रुपये, सकल लाभ
5,000 रुपये, शुद्ध हानि 1,000 हो तो संचालन व्यय की राशि होगी। देखो, संचालन व्यय की राशि की गणना के लिए सकल लाभ की राशि में से शुद्ध लाभ की राशि को घटा देते हैं या शुद्ध लाभ की राशि को जोड़ देते हैं, अर्थात संचालन व्यय का बराबर होता है सकल लाभ माइनस शुद्ध लाभ। दिया है क्या, अब क्या क्या दिया हुआ है, 18,000 रुपया क्या है, 18,000 रुपया विक्रय है यानी सेल्स है, सकल लाभ 5,000 रुपये दे रखा है, शुद्ध हानि 1,000 दी है, तो संचालन व्यय पूछा है, 5,000 में 1,000 जोड़ लिया, आ गया आपके पास कितना, 6,000। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, एक्स ने अपने मकान का बीमा कराया कंपनी ए से और कितने रुपए का कराया, 1,00,000 रुपए में कराया, तथा कंपनी बी से 1,00,000 रुपए में करवाया। यदि उस मकान का वास्तविक मूल्य 1,75,000 रुपये है और आग लगने के कारण उसे कितनी की हानि हुई, केवल 1,00,000 रुपए की हानि हो गई, तो वह कितनी राशि वसूल कर सकता है। कंपनी ए से रुपये 1,00,000 और बी से 10,000 करेगा क्या, या दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर 1,75,000 वसूल करेगा, या दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर 1,000, या कंपनी ए से 1,75,000 और बी से 1,75,000। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी दोनों कंपनी से कुल मिलाकर 1,00,000 रुपये। भले ही हानि उसकी कितनी की हुई, 1,00,000 की हुई, तो 1,00,000 ही वसूल किए जाएंगे। भले ही उसका मकान का वास्तविक मूल्य 1,75,000 था, ठीक है, कंपनी का बीमा भले ही उसने ए से 1,00,000 का कराया, बी से 1,00,000 का कराया, पर जितने की हानि हुई उतना ही उसको पैसे मिलेंगे। यानी यदि एक्स ने अपना मकान का बीमा ए कंपनी से 1,00,000 में, बी कंपनी से 1,00,000 में करवाया, ऐसी दशा में यदि उस मकान का वास्तविक मूल्य जो है वो कहीं ना कहीं 1,75,000 एक्चुअल प्राइस, तो दोनों और आग लगने के कारण से 1,00,000 रुपये की हानि हो गई, तो वह दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर केवल 1,00,000 रुपये लेने का हकदार है, 1,00,000 की क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर सकता है। ऐसा बीमा के सिद्धांत के अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिद्धांत का पालन करते हुए किया जाएगा, जिसके अनुसार किसी उल्लिखित घटना के घटित हो जाने पर बीमादार के केवल वास्तविक हानि को ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि वास्तविक हानि से अधिक रकम भुगतान किए जाने पर बीमा क्या बन जाएगा, फिर एक जुआ बन जाएगा। अगर ज़्यादा मिलेंगे पैसे, कहीं ना कहीं फिर लोग अपना मकान खुद फूकेंगे और बीमा कंपनी से पैसे ले लिया करेंगे, प्रॉफिट करवा लिया करेंगे। तो ये जुआ थोड़ी बनाना है, उनको केवल वही करना है कि एक तरीके से पुरानी वाली स्थिति में लेकर आना है। बीमे का मतलब है कि पुरानी वाली स्थिति में लाना बंदे को, की जो पहले की स्थिति थी उसकी, ठीक है, आग लगने से पहले की स्थिति। अब कोई अगर इसी तरीके से कमाना चाहे तो फिर तो वैसे कमाना शुरू कर देगा इलीगल तरीके से, ये इलीगल हो जाएगा फिर कि अपनी खुद ही घर में खुद ही प्रॉपर्टी में आग लगाए और खुद ही फिर ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा बीमा से, तो कहीं ना कहीं ये फिर गलत बात है। तो बीमा फिर एक जुआ बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोई एक नौवहन बीमा नहीं है। तो नौवहन बीमा नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, ए है ऑप्शन पोतकाय हल बीमा, परिवहन ट्रांजिट बीमा, माल भाड़ा फ्रेट बीमा या माल कार्गो बीमा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बताइए इसमें ऑप्शन क्या सही होगा। यानी हल बीमा सही है, ट्रांजिट बीमा, फ्रेट बीमा या कार्गो बीमा। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो ट्रांजिट बीमा सही हो जाएगा। जब एक निर्यातक द्वारा आयातक देश को समुद्री यान या नौवहन द्वारा माल वस्तुएं भेजी जाती हैं, तो इसकी सुरक्षा के लिए समुद्री बीमा यानी मैराइन इंश्योरेंस कराया जाता है। जब एक निर्यातक द्वारा आयातक देश को, ठीक है, जो देश निर्यात कर रहा है और आयातक देश को भेजी जा रही है समुद्री यान से या नौवहन द्वारा माल वस्तुएं भेजी जा रही हैं, तो इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए समुद्री बीमा यानी मैराइन इंश्योरेंस कराना चाहिए और कराया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा। अब क्या क्या विषय शामिल किए जाएंगे, हल इंश्योरेंस भी होगा, फ्रेट इंश्योरेंस भी होगा, कार्गो इंश्योरेंस भी होगा और लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी होगा। अतः स्पष्ट है कि परिवहन बीमा को नौवहन बीमा में सम्मिलित नहीं कर सकते। यानी ये जो परिवहन बीमा दिख रहे थे आप, ट्रांजिट बीमा, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है, वो नहीं शामिल होगा, नौवहन बीमा नहीं है, ठीक है। तो परिवहन बीमा नहीं है, इसमें ऑप्शन इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट। हैवथॉर्न एक्सपेरिमेंट का हॉथॉर्न परीक्षण का अंग नहीं है। तो इल्यूमिनेशन, मास इंटरव्यूइंग, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम या मास असेंबली रूम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मास असेंबली रूम, यानी ऑप्शन डी, जनसभा कक्ष
इसका सही आंसर है ये पार्ट नहीं है, हॉथॉर्न परीक्षण का अंग नहीं है। एल्टन मेयो द्वारा किए गए अध्ययन एवं प्रयोग हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रबंधकीय विचारधारा के इतिहास में हॉथॉर्न प्रयोग एक महत्वपूर्ण घटना है। जोसेफ एल मेसी के शब्दों में हॉथॉर्न अध्ययन मानवीय संबंध आंदोलन की तक्षशिला यानी बेडरॉक है। मानवीय संबंध जो ह्यूमन रिलेशंस आंदोलन है उसकी तक्षशिला है, बेडरॉक है। हॉथॉर्न प्रयोग एक लंबी अवधि तक चले थे। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है द टेस्ट रूम स्टडीज़, दूसरी है द इंटरव्यूइंग स्टडीज़ और तीसरी है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन अध्ययन। माय फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही था क्योंकि वीडियो अभी लगभग बन चुकी है 25 मिनट की। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम और क्वेश्चंस को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और यूपी टीजीटी से रिलेटेड होंगे। बाकी यूपी पीजीटी के भी क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगा मैं और मिल जाएगी आपको जल्दी। और ठीक है, बाकी कमेंट्स वगैरह सेक्शन में लिख दिया करो भाई के लिए, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लिख दिया करो, है ना। और सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर लिया करो, है ना, क्योंकि भैया सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होता हूँ आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद और जय भारत।